जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 2। हमें फ्रीडम मिल गया था 19 टू 22 ईयर्स तक। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ 2 साल तक, 23 से 24 25 में हम थोड़े सुधर गए और हमें फ्रीडम मिल गया रिलीजन का कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम्हें क्या है 25 से 28 साल तक थोड़ा भगवान भरोसे तुम्हें जीना पड़ेगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिला। उसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 25 हमें क्या बता रहा है। सब क्लॉज वन कह रहा है, सॉरी क्लॉज वन कह रहा है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ and to other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। कहने का मतलब इतना है, अगर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें, मोरालिटी की बात करें, हेल्थ की बात करें एंड अदर प्रोविजंस की बात करें, सभी पर्सन को भाई इक्वली हक है कि जो भी तुम्हारा मन मानता है, अल्लाह को पूजना है, भगवान श्री राम को पूजना है ना, किसी को भी है ना, प्रॉफिट मोहम्मद को पूजना है, जीसस क्राइस्ट को पूजना करना है ना, मानना है तो वो करो, तुम्हें खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बताया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रिवेंट द स्टेट। अब स्टेट के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई है फ्रॉम मेकिंग द एनी लॉ। अब इसके अंदर क्या है, कुछ लॉ अगर खुली छूट दे दो ना तो वो इतना ज्यादा ले जाते हैं लोग कि बहुत कुछ करने देते हैं, राइट। तो रिलीजन के आगे कुछ भी करने नहीं देंगे। आप अभी रिसेंटली मूवी आई है हक, है ना, तो वो आप देखोगे मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो वो भी रिलीजियस मैटर बना के रखते हैं। क्यों भाई, जो फीमेल है, शाज़िया बानो का जो केस है, वो उसमें मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक फीमेल की जो अनएजुकेटेड है या फिर स्पेशली जो अपना खुद का खर्चा खुद नहीं मेंटेन नहीं कर सकते, आपको उसको भी एक रिलीजियस मैटर बना दिया गया था। तो वो मूवी आपको प्लीज जरूर देखनी चाहिए, करेक्ट, बहुत अच्छी मूवी है, लॉ बेस्ड है। तो अब इसमें क्या बताया गया है, सब क्लॉज 2A में क्या बताया जा रहा है, रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी economic, financial or political or any secular activity which may be associated with the religious practice। कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रेन किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल वोट मांग रहे हो तो धर्म के नाम पे मांग रहे हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो धर्म के नाम पे, ये सब चीजों को क्या मना किया गया, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। by providing, okay, B क्या कहता है, providing for the social welfare and reform open to Hindu religious institute or of a public character to all classes and sections of Hindu social welfare and reform, providing for the social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institute of a public character to all classes and all sections of Hindu। मतलब ये कुछ क्या है, किया गया सोशल वेलफेयर के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हिंदू और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में, ताकि वो इस तरीके से लाया जाए कि वो सभी क्लासेस में एक पब्लिक करेक्टर की तरह काम किया जाए। एक्सप्लेनेशन 1, जैसे कृपांश जो है वो एक तलवार जैसे कुछ होता है ना, मे बी आई एम नॉट गेटिंग इट राइट, है ना। कृपान जो होता है वो क्या है, सिख रिलीजन में क्या है इंक्लूड माना जाता है, जो वो चीज क्या है वो इसमें एड ऑन की जाएगी, नो प्रॉब्लम, है ना। जो आपको ये भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सब भी क्या है हिंदुइज्म के ही पार्ट्स है ना। तो ये भी क्या है हिंदूज में ही आते हैं, तो ये सब इनको अलग ना समझ, करेक्ट। अभी नेक्स्ट सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि रेफरेंस टू हिंदूज शेल बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग, तो यही सब चीज बता दी। सिख है, जैन है, बौद्ध, बुद्ध है, ये सब क्या है, ये सभी हिंदूज के अंडर ही आते हैं, करेक्ट। and the reference to Hindu religious institute should be constructed according। और हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने वाला कुछ भी ना हो, ये बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल नंबर 26 है, वो क्या कहता है, वो हमें टाइटल क्या देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर कोई रिलीजियस अफेयर होता है तो हम मैनेज करने का क्या है, हमें उसका फ्रीडम है ना, नहीं तो हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। रिलीजियस मामला है तो हमारे पास फ्रीडम है कि उसे हम अपने आप से संभाल सकते हैं, करेक्ट। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। अभी क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ का मतलब कि अगर जब तक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ की बात नहीं आती,
जब तक जो पानी है वो नाक के ऊपर से नहीं, सर के ऊपर से नहीं जाता है, तब तक तुम कर सकते हो। Every religious denomination or any section thereof shall have the right to। अब क्या है, हर रिलीजियस जो सेक्टर है उसके पास राइट है क्या करने का, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। कोई इंस्टीट्यूट को क्या है, मेंटेन कर सकता है, अरेंज कर सकता है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग द मैटर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अपने अफेयर्स को खुद चला सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ऑटोनॉमी यहाँ पे दी गई। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड अनमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल जो चलाई जा सकती है, स्थल और अस्थल प्रॉपर्टी हो गया, उसे क्या है एक्वायर भी कर सकते हैं और उसे प्रॉपर्टी ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग टू द लॉ। और इस प्रॉपर्टी को क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, करेक्ट। ये चीज हमें आर्टिकल नंबर 26 में दी गई। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 27। लेट मी कीप इट अप, है ना। जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं थोड़ा ऊपर करके पढ़ें। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेट्स से नो पर्सन शिल बी कंपाइल टू पे एनी टैक्सेस। कोई भी टैक्स पे करने के लिए कंपाइल नहीं होगा, उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। द proceeds of such are specifically appropriated in the payment of expenses। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के appropriately स्पेसिफाई किया जाएगा तब for the promotion and maintenance of any particular religion or religious denomination। मतलब क्या है, फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब क्या फ्रीडम दी है ना कि पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। भाई जब तुम सब कुछ खुद संभाल रहे हो, पेमेंट भी क्या करोगे, क्या है टैक्सेस वगैरह भी तुम ही, जब हमें उसे मेंटेन ही नहीं करना है तो भी तो टैक्स लेके हम क्या करेंगे, करेक्ट। वो भी क्या बोलते हैं कि टैक्स भी तुम ही रखो। नेक्स्ट क्या है हमारा है अभी आर्टिकल नंबर 28 पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, 28 पढ़ रहे हैं, लेट्स। अब क्या है, freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in the certain education institute। क्या है, अटेंडेंस की, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की वो हम फॉलो कर सकते हैं उस चीज को, और रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ये चीज डाल सकते हैं। नो, अब इसमें क्या बता डाल सकते हैं नहीं डाल सकते वो देखते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी। अब क्या कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। जो सिर्फ स्टेट फंड के अंडर जो होता है, मतलब क्या गया, स्टेट फंड कर रही है, उसमें कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। मतलब गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें रिलीजन का कोई नहीं होगा, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन का वास्ता ही नहीं। Nothing in clause 1 shall apply to education institute administered by the state but has been established under any endowment or trust which acquires the religious instruction shall be imparted in such institute। तो जो भी मतलब ट्रस्ट के अंदर वगैरह है तो वो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है डाला जा सकता है, नॉट अ बिग थिंग, है ना। मतलब क्लोज में 1 कह दिया कि स्टेट फंड में है, वहां पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। इसको परे लगते हुए जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जरूरी है एक ऐसे इंस्ट्रक्शन में जो ट्रस्ट के अंदर आया है तो वो उसमें किया जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, नो पर्सन स्टैंडिंग इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अब स्टेट फंड्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इस आर्टिकल में बात करें तो स्टेट फंड्स पे सबसे ज्यादा फोकस है। Shall be required to be in any religious instruction that may be imparted in such institute or to attend any religious worship that may be concluded in such institute or in premises attached thereto, unless such person or if such person is minor, his guardian has to be consent to। मतलब अगर ऐसा कोई religious institute है जो स्टेट फंड कर रहा है और ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और उसमें क्या है, किसी भी पर्सन को, नो पर्सन अटेंडिंग, है ना, तो उसे क्या कंपाइल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो पर्सन माइनर है तो उसके गार्डियंस उसके लिए कंसेंट देंगे तभी वो किया। क्लियर, इतनी सी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारा आ गया है सब पार्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट।
हमारा क्या कल्चर है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, वही हमें यूनिक बनाती है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो यूनिटी तो हमने बना ली, अब डाइवर्सिटी की बात है, डाइवर्सिटी को भी हमें बचा कर रखना है। तो वो जो है हमारी ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स टेक पर्पल दिस टाइम। आर्टिकल 29 से आगे जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, वो उसमें हम कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हैं रिलीजियस और सॉरी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। लेट्स सी कहाँ तक पढ़े। हम्म। आई थिंक इट्स अ बिट, हाँ, तो 31 तक पढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी इसमें क्या है, कहाँ गया, हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 29 जो हमारा है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की जो इंटरेस्ट है उससे, उसका क्या प्रोटेक्शन होगा। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है ना, ऑफ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, उस चीज को बचाने का राइट है। इतनी बात बता दी है। नो पर्सन शेल बी डिनाइड एडमिशन, किसी भी पर्सन को, सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है स्टेट के द्वारा मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड, और एड मिल रही है, हेल्प मिल रही है आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि एडमिशन मिलेगा जो स्टेट फंड वगैरह से है, और सिर्फ इस चीज पे कि रिलीजन नहीं है सेम, ये सब पे मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये क्या, माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश भी कर सकती है, बना भी सकती है, और उसे रूल भी कर सकती है, ठीक है, चला भी सकती है। अब 30 हमारा आर्टिकल क्या कहता है, नो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administrated educational institute of their choice। मतलब हर माइनॉरिटी को क्या है, यहाँ पे कौन सी माइनॉरिटी की बात हो रही है, कल्चरल माइनॉरिटी, ठीक है। ये हमारा क्लॉज 1A क्या कहता है, इन मेकिंग एनी law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institute established and administered by law by minority referred in the in referred to in clause 1, the state shall ensure that the fixed amount or fixed by or determined under such a law for the acquisition of such properties shall not would not be restrict or abrogate the right guaranteed under this clause। मतलब अगर मान लो कि उस स्टेट को जो है वो जरूरत पड़ गई उस प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी क्या है, वो चाहता है कि हमें मिल जाए, स्टेट को मिल जाए, तो वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देकर ले सकता है, और ऐसी कुछ की वो ये चीज क्या है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, क्लियर, ये चीज समझनी है। और सब क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट shall not in granting aid to educational institute discriminate against any educational institute on the ground that it is under the management of minority whether based on religious or लैंग्वेज। मतलब क्या है, ये चीज जो है, वो सेक्शन जो है क्लॉज, वो हमें ये नहीं डिनाई कर सकता कि स्टेट क्या है हेल्प नहीं कर सकती, एड कर सकती है, हमेशा एड कर सकती है माइनॉरिटीज को भी, है ना, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को भी चलाने के लिए। अब नहीं चल रहा है तो चलाने के लिए कुछ तो आगे आना पड़ेगा ना। अब ये जो है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को है, हमारा जो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो इसे हटा दिया गया है ना, रिपील कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो था उसे डाल दिया गया है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1979, क्लियर। आगे क्या है, सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज, और आगे देखते हैं। सेविंग्स ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, क्या किया गया है इसमें, हमारा जो आर्टिकल नंबर 31A है वो क्या कहता है, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब जो भी इंस्पाइट ऑफ, जो भी लिखा हुआ है ना, इंस्पाइट ऑफ कंटेन इन द सेक्शन 13, आर्टिकल 13 में हमने क्या पढ़ा था,
क्या पढ़ा था? स्टेट के बाद क्या पढ़ा था? याद है? नहीं याद। लेट्स सी क्या पढ़ा है ना। पनिशमेंट ये है कि थोड़ा रुको। नहीं याद तो। हाँ, ये तो सिटीजनशिप पे आ गए। तो इसमें क्या था? लॉज जो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसके बारे में हमने बात की। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 13 में क्या दिया है। थोड़ा सा पेशेंस अच्छा होता है एडवोकेसी में, तो वैसे भी बहुत पेशेंस। नाउ अब क्या है जो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में क्या बताया है? जो लॉज क्या है इनकंसिस्टेंट रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, है ना, उसे हटा दिया जाएगा। इनकंसिस्टेंट रहेंगे फंडामेंटल एफर्ट्स के साथ, ये चीज थी, है ना। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एन एक्विजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ any state or any right therein for the extinguishment or modification of such rights। तो कोई भी स्टेट का एक्विजिशन नहीं होगा इन राइट्स के अंदर। आगे क्या है? टेकिंग ओवर of the management of any property of the property by the state or for the limited time, either for the in public interest or in order to secure proper management of the property। ये सब चीजें क्या है इसमें नहीं, मतलब जो भी कंटेंट इसमें दे रखा है आर्टिकल 13 उसके अंडर, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, मतलब जो भी जितना भी कह दिया उसके आगे ये चीज हमें देखनी। नेक्स्ट क्या है? आ गए the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or to secure the proper management of any corporation। तो मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो स्टेट है वो हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? द extinguishment or modification of any rights or managing agents, secretaries or territories, managing directors, managers of corporations or any voting rights of shareholders। ये सब चीजों को क्या है? मॉडिफिकेशन करा जा सकता है। नेक्स्ट ई क्या कहता है हमारा क्लॉज ई? द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑकरिंग बाय द वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट इन license for the purpose of searching for winning or any mineral or mineral oil or for the premature termination or the cancellation of such agreement। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये वाले जो है कुछ ज्यादा important नहीं है। Shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent for the or takes away or abridges any rights or conferred by the article 14 or 19। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडेड दैट, मतलब इसके आगे है ना, जितना बोल दिया उसके आगे। वेयर सच लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल शेल नॉट अप्लाई। मतलब जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है उसके आगे ये वाले जो आर्टिकल के प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे unless such law has been reserved जो for the consideration of president has received its consent। जब तक प्रेसिडेंट का है कंसेंट आ गया, क्लियर। Next, provided further that there, where any law makes any provision for the acquisition of by the state or any state where any law any land comprised therein held by a person under his personal cultivation shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for time being enforced or any building or structure standing there owned or appurtenant thereto unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure provided for the payment of composition at the rate where shall not be less than the market value। तो क्या है इसका कॉम्पनसेशन का पेमेंट करना पड़ेगा अगर कोई भी स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करती है। तो मतलब जो लिया है भाई, जो खरीदा है उसका पैसा तो भरना ही पड़ेगा, इतना लंबा पड़ा। नेक्स्ट क्या है? क्लॉज हमारा 2 क्या कहता है? इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन ई स्टेट का मतलब क्या है? शेल इन रिलेशन टू एनी लोकल एरिया हैव द सेम मीनिंग एज द एक्सप्रेशन ऑफ और इट्स लोकल इक्विवेलेंट हैज इट्स इन द existing law relating to the land treasures imposed
इन दैट एरिया shall also include, क्या क्या इंक्लूड करेगा? एनी जिगर, नाम और मुफी, मुआफी और any other similar grade and the in the states of Tamil Nadu or Kerala in any जनमत etc. राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आगे बताया गया था आपको इसमें? एनी लैंड हेल्ड अंडर रोयतवाड़ी सेटलमेंट, रोयतवाड़ी सेटलमेंट हम पढ़ेंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है रोयतवाड़ी सेटलमेंट। रोयतवाड़ी सेटलमेंट, रोयतवाड़ी सेटलमेंट क्या होता है, लेट्स सी। रोयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया इंट्रोड्यूस बाय थॉमस बोन रो। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट टू डील डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है, टैक्सेस क्या है, डायरेक्टली इंडिविजुअल फार्मर्स से कलेक्ट करती थी, स्पेसिफिकली मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ पार्ट में, promoting private land ownership but often leading to peasant hardship। कहने का मतलब ये, पहले क्या था, कोई भी लैंड ग्रोथ वाली सिस्टम, मतलब वो सीधा सीधा वो पीजेंट से बात करती थी, मतलब वो किसान थे उनसे बात करती थी, ठीक है। अब इसमें बताया गया जा रहा है, Let's see। काफी लंबा है। इसमें हमें बताया जा रहा है जो रोहितवाड़ी सिस्टम है उसको, एनी लैंड जो रोहितवाड़ी के सिस्टम के अंडर है, एनी लैंड हेल्ड और लेट फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर पर्पसेस इन कैरिंग थ्रू इंक्लूडिंग वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट लैंड, लैंड फॉर पेस्टुरेशन, है ना, sites of buildings and other structure occupied by the cultivators of land, agriculture laborers and village artisans। तो ये सब क्या है, ये लैंड इसमें इंक्लूड होगी। किसकी बात हो रही थी, लैंड ईस्ट स्टेट्स की बात हो रही थी, है ना, तो ये क्या है, सब कुछ इस स्टेट्स में क्या है, इंक्लूड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन राइट्स के बारे में, राइट्स के बारे में बात हुई थी ना अभी। हाँ, तो राइट्स जो एक्सप्रेशन है वो किस किस काम का है, क्या बात हो रही है उसकी देखते हैं हम। So, in relation to each state shall include any right with vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure holder, RIAT or under RIAT, or immediatary, or any rights or provisions in the respect of land. लैंड है उसका रेवेन्यू जो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो राइट्स है वो किसको मिलने चाहिए, वो ही बात। तो प्रोप्राइटर है, सब प्रोप्राइटर है, ये सब इंक्लूड मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। टाइटल क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। क्या वैलिडेशन है कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन का? तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 31B है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविंसेस contained in Article 31st A, now none of the acts and regulations specified in the 9th schedule or nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void on the ground such that such act, regulation, or provision is inconsistent, or take away breaches any rights are conferred by any provision of this act, not with understanding any judgment, decree, or order of any court or tribunal to the contrary. Each of the said act, regulation shall subject to the power of any competent legislature to repeal or amend, continue in force। वैलिडेशन दिया है सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन का, बस, और कुछ नहीं। जो भी 9th शेड्यूल में लिखे गए। अब आर्टिकल नंबर हमारा है 31C, उसमें क्या है, सेविंग्स ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या था, इनकंसिस्टेंट जो लॉज है ना, फंडामेंटल राइट्स है, वो चीज। अब हमें धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं तो वो रिपीट हो रहे हैं ना पहले वाले आर्टिकल, तो हमें याद भी रहेंगे। No law giving effect to the policy of the state towards
towards securing all or any of the principles laid down in part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent. अब ये यहाँ पे कोई भी लॉ जो बताया गया है ना, आर्टिकल 13 में स्टेट पॉलिसी में वो इफेक्ट नहीं आ रहा इनकंसिस्टेंट वाला, ठीक है। और टेक्स अवे और ब्रीचेस एनी ऑफ द, ये देखो आर्टिकल 14 और 19 में भी एक बात बोली गई थी, वही यहाँ पे सेम। 19 आर्टिकल क्या था, फ्रीडम के बारे में था, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, है ना। तो यही चीज है, ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज for giving effect to such policy shall be called in question in any law on the ground that it does not give effect to such policy, है ना। तो ये वाले जो एक्ट है जो डीपीएसपी वगैरह है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, इतनी सी बात बताइए। Provided that such a law is made by the legislature of a state, the provisions of that article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president has received its, है ना। इतनी सी कहानी बताई गई। आगे देखते हैं हमारा 31D, इसमें क्या बताया जा रहा है, सेविंग बताया जा रहा है, सेविंग ऑफ लॉज इन रिस्पेक्ट टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज। एंटी नेशनल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। रिपील्ड, ये चीज क्या है, रिपील कर दी गया, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटा दी गई है, बाय बाय कर दी गई, कैंसल, पोपट लाल का कैंसिल कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर हमें क्या राइट, देखो जितने भी राइट्स हमने पढ़े, है ना, जितने भी राइट्स हमने पढ़े 14 से लेके 31 तक, वो राइट्स का कोई मतलब नहीं होता अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना होती। दोबारा आई रिपीट, जितने भी हमने आर्टिकल नंबर 14 से 31 तक पढ़े हैं उनका कोई मतलब ना होता अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना दी। तो नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, है ना। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें आर्टिकल नंबर 32 को हल्के में नहीं लेना और अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो और सिर्फ 32 को ही नहीं, 34, 32, 33, 34, 35, ये जो 4 आर्टिकल है हमें अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब क्या है, 32 हमारा क्लॉज 1 क्या कह रहा है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। देखो तुम्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक दे दिया, बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू, ऐसे नहीं, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ इज गारंटेड। मतलब तुम्हें 32 नंबर जो है वो क्या है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक दे। आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक दे रहा है, लेकिन प्रोसीडिंग, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के बाद। Close to the Supreme Court shall have the power to issue directions, orders या फिर writs देने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इंक्लूडिंग रिट्स क्या होती है, 5 तरह की होती है, हेरबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, क्वार्टर, वारंटो एंड सेंचुरी। ये सब क्या है, हमारी रिट्स है ना, अलग अलग टाइप की होती है। बॉडी प्रेजेंट करो, मनाही है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यू विल गेट द आई बटन, है ना, इस चीज पे आपको वीडियो जरूर बना के रखना। Whichever may be appropriate for the enforcement or any rights conferred by this one. तो ये आपको पता लग गया, रिट की पावर इसमें है। 32 आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 के पास। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द पार्लियामेंट कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट क्लॉज 1 and 2। पार्लियामेंट अब क्या है, पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट में बी बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कोई भी और लॉ अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जो भी उसको पावर दिया जा सकता है। किस चीज का पावर, ज्यूरिसडिक्शन ऑल और एनी पावर्स एक्सेसिबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 के अंदर जो भी है ये रिट, डायरेक्शन वगैरह है, तो ये वाले जो ऑर्डर है सब क्लॉज 2 के अंदर, है ना, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, रिट है। रिट तो ये सब चीजें क्या है, पार्लियामेंट बना के दे सकती है। मतलब पार्लियामेंट क्या है, उसको पावर दे सकती है, क्लियर।
पावर का खेल है बेटा। नेक्स्ट क्या है, राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल शेल नॉट बी सस्पेंडेड। ये जो आर्टिकल के द्वारा राइट दिए गए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है वो सस्पेंड नहीं किया जाता, एक्सेप्शन तो देना बनता है ना। भारत के लोग हैं, सीधे सीधे तो मानते नहीं, एक्सेप्शन देना पड़ेगा। एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्शन क्या है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसी बात बता दी, आगे चलते। आर्टिकल 32A क्या कहता है ना, constitutional validity of the state's law should not to be considered in proceedings under। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है स्टेट लॉज की वो आर्टिकल 32 के प्रोसीडिंग्स में कंसीडर नहीं। ये चीज को रिपील कर दिया गया 43rd अमेंडमेंट के द्वारा। कब किया गया था? 1977। क्लियर? इतनी सी कहानी हमें समझनी है। आगे आर्टिकल नंबर आ गए हम, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर है हमारा 33। क्या कहता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी 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 माय बैड। हाँ, तो सबसे पहले हम आर्टिकल लिखेंगे, है ना। आर्टिकल 33 क्या कहता है? अब आर्टिकल की टाइटल के पास जाते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट किसकी बात कर रहा है? पार्लियामेंट की पावर की, टू मॉडिफाई राइट्स। किस चीज को मॉडिफाई करने में? राइट्स की, कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट और इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। पार्लियामेंट की पावर की बात की जा रही है, राइट्स को मॉडिफाई करने की, जो भी इस जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? ध्यान से सुनो। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट शेल इन देयर एप्लीकेशन टू। किस पार्ट, ये जो पावर है वो किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल होगी? करेक्ट। तो देखो, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स पे अप्लाई होगा, members of the force is charged with maintenance of public order, इन पे अप्लाई होगा। persons employed in any bureaucracy, right, bureau and other organization established by state or purpose of intelligence or counter intelligence, इनके अप्लाई होगा। इतनी कहानी समझ आ रही है? नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि पर्सन्स एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो पर्सन इंक्लूडेड है, सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स, ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वो चीज क्या है? उन पर्सन पे लागू होगा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। क्लियर? क्या लागू होगा? यही कि पार्लियामेंट क्या राइट्स उन चीज पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रिब्यूनल है वो अलग से इनके लॉज होते हैं, है ना, इनके लॉज अलग होते हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं। Be restricted or abrogated as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। उनकी प्रॉपर ड्यूटीज की डिस्चार्ज के लिए और उनकी मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन के लिए। क्लियर? तो फौज में आपको पता है डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। उनका जो कोर्ट वगैरह है, उनका ट्रिब्यूनल अलग होता है आम लोगों के जैसे। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पहले हम कलर चेंज करेंगे क्योंकि अभी भी हम अंदर से तो बच्चे ही हैं, है ना। तो आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स। इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है राइट्स पे, कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अब कहता क्या है? डिटेल पढ़ते हैं। Not with understanding anything in the foregoing provisions of this part, Parliament may, by law, indemnify any person in service of union, any person in the service of union or of a state, or any person in respect of any act done by him in connection with the maintenance and restoration of order in any area within the territory of India while martial law was in force। मार्शल लॉ जब तक फोर्स है तब तक अगर किसी ने मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन की बात की तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तब क्या है? जो राइट्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा होगा। मार्शल लॉ वाज इन फोर्स और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड और फॉरफीचर ऑर्डर्ड और एनी एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच। तो अगर ये एक्ट किया जाता है तब क्या है? जो राइट्स हैं उस पर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 35 और हमारी जो वीडियो है आज का हीरो क्या कहता है? लेजिस्लेचर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। लेजिस्लेचर है उसको क्या है? इस
पार्ट के प्रोविजंस क्या इफेक्ट में लाना. Not with understanding anything in this constitution, Parliament shall have and the legislature of the shall not have power to make laws. यहाँ पे पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है लॉ बनाने का. सब क्लॉज 1 क्या कहता है? With respect of any of the matters related to clause C of the article 16, article 16 की clause C से clause C of 32, 33, 34 may be provided for by law made by the parliament. यहाँ पे वीडियो को करो पोज पे यही बटन आता है ना, पोज करो और इसको देखो. आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ऑफ 32 और आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 इनको पढ़ लो दोबारा, है ना. पॉज करके हो गया, पढ़ लिया, फिर ही आगे बढ़ रहे हो ना, देख लो. हाँ, सोने नहीं दूंगी, सपने में आएगा ये आर्टिकल. नाउ अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है? फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दूज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसिव अंडर दिस पार्ट. और इस उन एक्ट्स के लिए परमिशन प्रिस्क्राइब करना ये नहीं कर सकते जो क्या है ऑफेंस डिक्लेयर कर दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर. क्लियर, इतनी सी बात समझ आए. नेक्स्ट, and parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make law for the prescribing the punishment for such acts referred in to the subclause 2. मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कमेंसमेंट होता है, मतलब जैसे ही ये आता है तब क्या है पार्लियामेंट को लॉ बनाने हैं इन चीजों को पनिशमेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करना इन एक्ट्स के अंडर. क्लियर, आगे बढ़िए जी. हम रुकते हैं, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है. अब हमारा सब क्लॉज बी क्या कहता है? Any law in force immediately before the commencement of this constitution in the territory of India with respect to any of the matter referred to in subclause 1 of clause A or providing for the punishment for any act referred to in subclause 2 of that clause shall subject to the terms thereof and to any adaptation and modification that may be made therein under Article 372 continue in force until altered or repealed or amended by the Constitution. जो भी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इंडिया की टेरिटरी में था, वो जो भी मैटर है जो ये सब क्लॉजेस के अंडर पनिशमेंट है, वो सब क्या है शेल बी डाउन टू बी सभी उसका एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन किया जाएगा आर्टिकल नंबर 372 के अंदर. और इससे क्या है कंटिन्यू इन फोर्स, अभी तक कंटिन्यू रहेंगे फोर्स में जब तक उसे ऑल्टर या फिर रिपील या फिर अमेंड नहीं किया जाता पार्लियामेंट के द्वारा. एक्सप्लेनेशन दिया गया है दिस आर्टिकल. द एक्सप्लेनेशन लॉ इन फोर्स आपको पहले से ऑलरेडी दिया गया है, हैज द सेम मीनिंग एन आर्टिकल 372. क्लियर, इतना बात तो बता दी है ना. नेक्स्ट, और बस आज के लिए तो देखो इतना ही. नेक्स्ट वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये भी जीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 लेक्चर्स होते हैं इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल राइट्स के हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, है ना. एक तो 4 नंबर लेक्चर था पार्ट नंबर 1 एंड दिस विल बी आवर 5th और 6th लेक्चर, है ना. तो मैं उसे आई विल कंबाइन दैट लेक्चर, नो आई विल नॉट कंबाइन दैट लेक्चर, so this will be 6th one. क्लियर है ना. फंडामेंटल राइट्स के 2 पार्ट्स में मैंने पढ़ाया है. पार्ट नंबर 1 आप देखिए कि पार्ट नंबर 2 में आए होंगे एंड दिस इज द पार्ट नंबर 2 जो अभी आप देख रहे हैं. नेक्स्ट जो लेक्चर है वो पार्ट नंबर लेक्चर नंबर 6 रहेगा. डीपीएसपी को देख लेना थोड़ा सा, ठीक है. सो कंफ्यूज